नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत। आज सीजीपीएससी एग्जाम को देखते हुए आज हम लोग संविधान एवं लोक प्रशासन पर मॉडल आंसर पर तैयारी करेंगे। देखते जाएंगे मॉडल आंसर किस प्रकार दिया जा सकता है। तो ये आपको 30 शब्दों में लिखना है और मात्र 2 नंबर का आपका होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, इसको लिखना है। लिखे कैसे? तो प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इसमें संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है और प्रस्तावना हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं उसका उल्लेख करता है। और संविधान निर्माताओं की मंशा जानने का कुंजी है कौन? संविधान की प्रस्तावना। संघीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है, तो वहीं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होता है। और यही सब क्या कहलाता है? संघीय कार्यपालिका का स्ट्रक्चर कहलाता है। परमादेश क्या है? परमादेश क्या है? ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। परमादेश माने मैं आदेश देता हूं। ये कोई भी जो है रिट जो होता है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो ये जारी किया जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिसे कार्य करने हेतु बाध्य है और उस कार्य को करने से उसे इनकार कर दिया हो। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, ये क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका के उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संविधान सम्मत नहीं हो तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर कोई विधायिका गलत कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसको लैप्स घोषित कर सकती है, 0 घोषित कर सकती है, 0 घोषित कर सकती है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। आपको मालूम है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और पहला कानून था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कानून था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान इतिहास में इसका विशेष महत्व है कि इनके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। नवीन लोक प्रशासन क्या है? क्वेश्चन है लोक प्रशासन का है कि नवीन लोक प्रशासन क्या है। नवीन लोक प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण का समर्थक है। यह विचारधारा मूल्यों से परिपूर्ण प्रशासन का समर्थन करती है। इस विचारधारा में सामाजिक कार्यकुशलता और प्रभावशीलता पर बल दिया जाता है। छोटा सा आपको लिखना है, सॉरी। राज्य बनाम बाजार को स्पष्ट कीजिए। राज्य बनाम बाजार से तात्पर्य राज्य का परंपरावादी दृष्टिकोण को त्याग कर बाजार और प्रतिस्पर्धा पर जोर देना, अर्थात आर्थिक व्याधि के निदान के लिए निजीकरण के राजमार्ग पर चलना ही राज्य बनाम बाजार का दृष्टिकोण है। प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है सर, जिसको आपको बनाना है। प्रत्यायोजन अपने अधिकारों को दूसरे को माने समकक्ष को सौंपना, कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारों सहित सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। एफ जी मुरे के अनुसार प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों के कार्य का वितरण करना है और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। विधि का शासन से आप क्या तात्पर्य या क्या समझते हैं? क्वेश्चन बन सकता है। आपको मालूम है डायसी का है, विधि का शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षक है तथा शासन के निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रतिबंध करने का श्रेय ब्रिटिश विधि विशेषज्ञ डायसी को जाता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझाइए। अब जानते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत विशेष रूप से अमेरिका में पाया जाता है। कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग और विधायिका अलग। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का अर्थ है उसको लागू करना और न्यायपालिका का अर्थ है न्याय करना। हमारे भारत में तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है, इसी को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सरकार में तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग को अन्य अंगों से स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहिए। अब आपने के सामने जो होगा खंड 2 में अंक 4 अर्थात 60 शब्दों में आपको लिखना होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी से प्रेरित है? आपको मालूम है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया हुआ है। 36 से लेकर 51 तक पूरा नीति निर्देशक का वर्णन किया गया, जिसमें कुछ भाग गांधीवाद से प्रेरित है, जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग, अनुच्छेद 43 खास सहकारी समितियों का उन्नयन, अनुच्छेद 46 दुर्बल वर्गों के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 47 नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है।
जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ये है, आपको 60 शब्दों में लिखना है। जनहित याचिका में अक्सर क्या होता है, जनहित याचिका हम उसको कहते हैं जिसका व्यक्ति का डायरेक्ट सरोकार नहीं होता, लेकिन उसको लगता है लोक महत्व का है और इसका अन्याय हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका के द्वारा बात दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में लोकहितवादों को प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया के कई नियमों में बदल दिया। अब यह सिद्धांत स्वीकार किया गया, कोई भी व्यक्ति या संस्था सामाजिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय में उठाने के लिए अर्हत है, योग्य है, यही जनहित याचिका है। न्यायिक सक्रियता से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। न्यायिक सक्रियता न्यायालय को चुपचाप नहीं बैठना, अगर अन्याय हो रहा तो न्यायालय को स्वयं आगे आना, यही न्यायिक सक्रियता है। न्यायिक सक्रियता में न्यायिक गतिशीलता के रूप में भी जाना जाता है। यह न्यायिक संयम का विरोध है, जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित आत्मनियंत्रण। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुई। इसका तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करने के लिए मुखर भूमिका से है। क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन कीजिए। आप बता सकते हैं सदस्य कितना ये है, लेकिन अपने ढंग से हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। स्वायत्त माने जो किसी के अंडर में नहीं होगा, किसी के वो नहीं होगा, अपनी तरफ से स्वतंत्र होगा और संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर गठित होता है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 की अवधि या 65 वर्ष की आयु या इनमें से जो पहले हो वो धारण करते हैं। इनका कार्य होता है राज्य में नियुक्ति होता है, नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों को उनके सपूत करना, उनके आगे पेश करना, उनका लिस्ट देना, यह उनका कर्तव्य होता है। संविधान के आधारभूत ढांचे को समझाइए। ये आपको मालूम है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में हमारा पैदा हुआ है। संविधान के आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतंत्र आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। भारत में संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले से जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें संविधान के सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जैसे तत्वों को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग बताया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है, ये आपको बताना होगा। तो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा दो रूपों में दिखाई देती है, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर शासन। राज्य स्तर पर शासन जिसमें राज्य संभाग, जिले, तहसील, विकासखंड में बटा है। वहीं स्थानीय प्रशासन में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में बटा है। वहीं नगरों में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत में बांटा गया है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख में राज्यपाल होते हैं, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है एवं मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख के द्वारा प्रशासन का कार्य संचालन किया जाता है। यही राज्य की प्रशासनिक स्ट्रक्चर है। नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। नौकरशाही शब्द अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका अर्थ है डेस्क या मेज, और कृषि का अर्थ है तंत्र या शासन, अथवा ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हुआ डेस्क तंत्र। मैक्स वेबर कहता है, मैक्स वेबर नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। विशेषता को पॉइंट में दे दीजिए। पद सोपान व्यवस्था, निर्धारित कार्यक्षेत्र, नियम और कानून और व्यावसायिक स्वरूप आदि होता है, क्योंकि आपको 60 शब्दों में लिखना है। अब आपके सामने क्वेश्चन हमारे सामने अंक 8 होगा, अर्थात इसको 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। एक क्वेश्चन आता है, निर्णय निर्माण राज्य की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। निर्णय निर्माण या राज्य की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। कोई भी इसमें है, निर्णय कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करने का पर्याय है। एक कुशल नेतृत्व, नियंत्रण, समन्वय और मनोबल वृद्धि में समन्वित कुशल निर्णय पर आधारित होता है। इसलिए हर्बर्ट साइमन ने माना है कि निर्णय प्रशासन का हृदय है। निर्णय में वैधानिकता, उद्देश्य, उचित समय, पूर्णता, व्यवहारिकता, अधिकतम लाभ, तार्किकता आदि सिद्धांत का पालन किया जाता है, जो राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। यदि निर्णय करने में चूक होती है तो इसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ता है। इसलिए निर्णय का महत्व बढ़ जाता है। अच्छे निर्णय के बिना प्रशासन नहीं चल सकता। इस प्रकार आपको 60 शब्दों में यहां पर लिखना होगा। विकास प्रशासन से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन से वो है, हालांकि 100 शब्द में लिखना है इसको। तो विकास प्रशासन समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने हेतु सरकार का प्रयास है। एडवर्ड डब्ल्यू बिडनर ने विकास प्रशासन की अवधारणा दी थी।
बिडनर के अनुसार विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी एवं लक्ष्योन्मुखी व्यवस्था है। विशेषता इसका होगा, इसका केंद्र बिंदु सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है। यह सार्थक परिणामों की प्राप्ति पर बल देता है। कार्य पूर्ण निर्धारित समय पर किया जाए इस पर बल देता है। नए मूल्यों को अपनाने पर बल देता है और विकास के साथ कार्य कुशलता पर बल देता है। कुछ आपके सामने बन सकता है, लोक शासन एवं निजी प्रशासन का तुलना अध्ययन कीजिए। तो लोक शासन और प्रशासन दोनों पहले समानता बताए कि दोनों ही संगठित रूप से इस प्राप्ति में करते हैं। दोनों के हिसाब रखने के परिणाम होती है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयास दोनों ही संगठनों किया जाता है। अब आप बताना होगा दोनों अंतर। तो एक लोक प्रशासन, एक साइड निजी प्रशासन। इसके लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक, निजी प्रशासन का छोटा है। उद्देश्य सेवा है लोक शासन का, निजी प्रशासन उद्देश्य लाभार्जन है। लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, अर्थात राजनीतिक दबाव में काम करता है। निजी प्रशासन का स्वरूप अराजनीतिक होता है, किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करता। संगठन बहुत बड़ा होता है लोक प्रशासन का, जबकि निजी प्रशासन का छोटा होता है। जनता के प्रति जवाबदेह होता है और यह निश्चित ग्राहकों के प्रति जवाबदेह होता है। यह अकुशल लाल फीताशाही पाई जाती है किसमें? लोक प्रशासन में। लाल फीताशाही माने भ्रष्टाचार, आप जान सकते हैं, और कुशल, जबकि निजी प्रशासन देखते हैं कुशल और त्वरित संगठन होता है। प्रस्तावना संविधान जानने की कुंजी है, स्पष्ट कीजिए। अगर आपके 100 शब्द में पूछे कि प्रस्तावना संविधान जानने की कुंजी है, स्पष्ट कीजिए, वर्णन कीजिए, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। उत्तर लिखने का तरीका होगा, प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। प्रस्तावना का मतलब यह है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान जानने की कुंजी कहा जाता है। आगे आप लिख सकते हैं कि प्रस्तावना जो है, अगर हमको संविधान में कुछ चीज़ें पता नहीं चल पा रहा, कुछ उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो हमको प्रस्तावना में जाना पड़ता है। संविधान निर्माताओं को मनोदशा, संविधान निर्माताओं को उद्देश्य जानने की कुंजी है, उसकी चाबी है, जिसके माध्यम से वो क्या चाहते थे, इस देश को क्या बनाना चाहते थे, हम इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 175 शब्दों में पूछा जा सकता है, क्या भारत का राष्ट्रपति का पद रबर स्टंप मात्र है? स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूंकि हम उत्तर कैसे लिखेंगे? चूंकि भारत का में सरकार का स्वरूप संसदीय है, अतः राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतीक है तथा प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मुहर के रूप में जिसके नाम से निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53A, 74 और 75 के प्रावधानों को संदर्भ लिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों को द्वारा करेगा। यह आर्टिकल 53 कहा है, लेकिन बाद में इसको चेंजेस किया जाता रहा। राष्ट्रपति की सहायता तथा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी या संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्यों का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा। आर्टिकल 74 इसी में बांध दिया गया राष्ट्रपति को। आर्टिकल 74 में सीधा सीधा बोल दिया गया मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, आर्टिकल 75 कहता है। लेकिन फिर भी यद्यपि राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से कोई विवेक की स्वतंत्रता नहीं है, परंतु परिस्थितियां विवेक स्वतंत्रताओं का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर भी वो कर सकता है। लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री का अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, इस परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। वह मंत्रिमंडल के विघटित कर सकता है यदि प्रधानमंत्री सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। वह लोकसभा का विघटन कर सकता है यदि मंत्रिमंडल में अपना बहुमत खो दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को कई अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार रहता है। इस प्रकार राष्ट्रपति पूर्णतः रबड़ स्टंप नहीं। उसको बोला जाए तो, अगर बोला जाए कोई भी विधेयक उसके सामने आता है, अगर उसको लगता है गलत है तो उसको भेज दीजिए, उसको लौटा दीजिए। यदि वे लौटाने के बाद दोबारा उसके पास आएगा तो बाध्य हो जाएगा। उसके पास वीटो पावर भी है, जो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था डाक पेप्सू विनियोग विधेयक या डाक विधेयक में। वीटो पावर माने दस्तखत करने कोई लिमिट नहीं है कि कब आप दस्तखत करके भेजोगे, आप उसको अपने पास रख लीजिए, तो वो कभी विधेयक बन ही नहीं पाएगा। इस वीटो पावर का उद्योग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था और अपना विरोध दर्ज किया था। इस प्रकार देखा जाए तो केवल और केवल वो स्टंप मात्र नहीं है, स्टंप मात्र से कुछ अधिक है अगर राष्ट्रपति चाहे। क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारतीय संविधान संघात्मक है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, स्पष्ट कीजिए।
भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक? यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि भारतीय संविधान का ऊपरी ढांचा संघात्मक है, परंतु उसके व्यवहारिक पक्ष को देखने पर यह प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान पायली ने लिखा है, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण अब बताइए। भारत का संविधान का सर्वोच्चता है। शासन के विषय में संघीय, प्रांतीय और संवर्ती सूचियों में बांटकर विभाजित कर दिया गया। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। राज्यसभा उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। बहुत से संविधान संशोधनों में राज्यों को सहमति आवश्यक है। बिना राज्य की सहमति के संविधान संशोधन नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा भारत संघात्मक राज्य है, लेकिन इसमें जो देखा जाए तो एकात्मक तत्व बहुत ज्यादा दिए गए। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण में संघ एवं राज्यों के लिए एक संविधान बनाया गया। शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार में पक्ष में अधिक किया गया, राज्यों को कम शक्ति दिया गया और मेन शक्ति और मुख्य शक्ति केंद्र अपने पास रखा है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है, अर्थात एक ही सबके लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र सरकार अधिक शक्ति संपन्न हो जाता है। आर्टिकल 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसमें ज्यादा शक्तिशाली केंद्र को बना देता है। राज्यपाल का मनोनयन, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र द्वारा अनुदान, नए राज्यों का निर्माण इत्यादि एकात्मक शासन के प्रतीक है। स्पष्ट हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी वास्तव में एकात्मक की ओर झुका हुआ है। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि भाई इसमें संघात्मक चीज में संघात्मक होते हुए एकात्मक जरूरी है, क्योंकि मैं राज्यों को स्वतंत्र नहीं हो सकता। मैं भारत को अगर बचाना है और भारत को फिर से टूटने से और छोटा छोटा टुकड़े में बट जाने से अगर मेरे को बचाना है तो संघ को मेरे को शक्तिशाली करना होगा, और संघ को शक्तिशाली करने के उद्देश्य से ही हमने यहाँ पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार की प्रणाली का विकास किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो वॉच करते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।